Hello students in this lecture we will discuss about the important news और उससे related जो fact and information हैं उसको discuss करेंगे। स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑडियो की प्रॉब्लम होने की वजह से, ऑडियो क्लियर ना होने की वजह से हम इसे एक बार फिर से रिकॉर्ड करेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें फर्स्ट न्यूज़ के बारे में, फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द जम्मू एंड कश्मीर कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो 2019 के समय उसको बाइफरकेट किया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसी के रिगार्डिंग में जो पेटिशन है सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल की गई। पेटिशन के अंदर हमने कल भी डिस्कस किया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्टिकल 3 जो है, जो हमारे यहाँ पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के रिगार्डिंग में सेंटर की पावर है, उसी के रिगार्डिंग में ऑनरेबल सीजीआई के द्वारा पूछा गया था कि क्या वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको कंसर्न किया गया था या उसको इन्वॉल्व किया गया था या नहीं डिसीजन के अंदर। स्टूडेंट्स आर्टिकल 3 हमारे यहाँ पे जो कंट्री के अंदर टेरिटोरियल सॉवरेनिटी आपको नहीं देखने के लिए मिलती स्टेट्स की। कैसे? जैसे या सपोज कीजिए कोई स्टेट है हरियाणा, हरियाणा का अगर कोई पार्ट है, जैसे कि मेवात प्रेजेंटली न्यूज़ के अंदर भी है, तो मेवात रीजन का अगर यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा उसको राजस्थान के अंदर या उत्तर प्रदेश के अंदर ऐड कर दिया जाता है उस मेवात रीजन को, तो यहाँ पे हरियाणा का डिमांड नहीं है कि हमारी जो सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन हुआ, क्योंकि सेंटर को अल्टीमेट पावर दी गई है। आर्टिकल 3 के अंदर ये पावर है। आर्टिकल 3 की अगर हम बात करें, आर्टिकल 3 के कुछ प्रियर रिकमेंडेशंस हैं कि जब भी यहाँ पे जो बाउंड्री लाइन है, जो टेरिटोरियल एरिया है, उसको रीएडजस्टमेंट किया जाएगा विद इन द स्टेट्स, तो वहाँ की स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको ये जो रिपोर्ट है वो सेंड की जाएगी, किस तरीके से आपको चेंज करना है वो उसको पास करना होगा। और ये जब भी इस प्रपोजल को चलाया जाएगा तो प्रियर रिकमेंडेशन होनी चाहिए ऑनरेबल प्रेसिडेंट की यहाँ पे प्रियर रिकमेंडेशन होनी चाहिए जब भी आर्टिकल 3 के रिगार्डिंग में कोई भी आपको यहाँ पे चेंज करना है। स्टूडेंट्स इसी न्यूज़ के अंदर ऑनरेबल सीजीआई के द्वारा इंडिया के अंदर काफ़ी सारी जो यूटीज बनाई गई थी प्रीवियस समय, उन सभी को भी ऐड किया गया। ये न्यूज़ हमने इंडियन एक्सप्रेस जो न्यूज़पेपर है उससे लिया है। स्टूडेंट्स द हिंदू के अंदर भी मेंशन है, बट जो सीजीआई के द्वारा जो यूटीज के बारे में जो मेंशन किया गया है वो ओनली इंडियन एक्सप्रेस के अंदर ही कम्प्लीटली डिटेल में इसको कवर किया गया है। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट हुड है उसके रिगार्डिंग में एक बार हम हमारा जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है उसको एक बार डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जब हम आज़ाद हुए थे 1947 के समय, तो 1947 के समय हमारे यहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनको 4 कैटेगरी के अंदर रखा गया था, ए बी सी एंड डी। तो आपको 9, 9, 10 और जो डी कैटेगरी है उसके अंदर ओनली 1 है, जो अंडमान एंड निकोबार जो हमारा स्ट्रेटजिक आइलैंड है उसको रखा गया है। तो स्टूडेंट्स बाद में यहाँ पे अलग अलग कमेटी बनती हैं, क्योंकि लैंग्वेज बेसिस पे जो स्टेट्स हैं उनकी डिमांड यहाँ पे इंक्रीज होने लगी, जिसके अंदर पोटी श्री मालू नाम के जो पर्सन थे आंध्र प्रदेश के अंदर तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स के लिए वो प्रोटेस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स जो कल का दिन था 29 अगस्त, वो तेलुगु डे के रूप में भी उसको हम मनाते हैं। 29 अगस्त का जो दिन है उसको तेलुगु डे के रूप में भी हम सेलिब्रेट करते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो कमेटीज़ बनती हैं वो हैं, सबसे पहले जो कमेटी बनती है वो एस.के. धर है। एस.के. धर के द्वारा वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो क्राइटेरिया है उसको रिजेक्ट कर दिया गया कि वन लैंग्वेज वन स्टेट आप नहीं बना सकते। इस तरीके से कंट्री में हर एक 10-15 किलोमीटर पे जो डायलैक्ट है वो चेंज होता है, तो वो भी डिमांड करने लगेंगे इस बेसिस पे। तो यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया वन लैंग्वेज वन स्टेट को। फिर उस समय जो कांग्रेस पार्टी ही डोमिनेटेड हुआ करती थी, तो जेवीपी कमेटी बनती है, कांग्रेस की पार्टी कमेटी है। स्टूडेंट से जवाहरलाल नेहरू हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, पट्टाभी सीतारमैया हैं, तो ऐसे 3 पर्सन हैं। इनके द्वारा भी वन लैंग्वेज वन स्टेट का जो क्राइटेरिया है उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया कि एक लैंग्वेज के बेसिस पे एक स्टेट नहीं बन सकता। फिर उसके बाद में स्टूडेंट्स फजल अली कमेटी आती है। फजल अली कमेटी आएगी इस्टेब्लिशमेंट में, और उसी समय वहाँ पे आंध्र प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा डेवलपमेंट होगा कि जिसकी वजह से जो आंध्रा स्टेट है वो बनाने की वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी। तो फजल अली कमेटी यहाँ पे रिकमेंड देती है कि वन लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट है उसको नहीं क्रिएट कर सकते, बट कुछ क्राइटेरियाज बताए गए फजल अली कमेटी के द्वारा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए
आप जोग्राफिकल लोकेशन के पर्सपेक्टिव से जो स्टेट है वो बना सकते हो, जिससे कि हमारा कंट्री है उसको हम कम्प्लीटली रन कर सकें और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट हम ला सकें। इसी वजह से देखिए कि 1956 के समय हमारे यहाँ पे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आएगा, जिसके थ्रू यहाँ पे जो 14 स्टेट और 6 यूटी, 6 यूटी बनती हैं और 14 स्टेट उस समय इस्टेब्लिशमेंट में आएंगे। अब ये जो प्रेजेंट जो जर्नी है हमारी 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी की, ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मेंशन भी किया गया है। यूपीएससी के द्वारा भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि कौन से जो प्रेजेंट स्टेट हैं जो पहले यूटी नहीं हुआ करते थे, या कौन से ऐसी यूटी हैं जो पहले किसी स्टेट का पार्ट हुआ करती थी, बाद में उनको यूटी बनाया गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक बार हम उसको रिवाइज करते हैं कंप्लीटली, जो इसके अंदर प्रोसेस है उसके बारे में एक बार हम रिवाइज करते हैं स्टूडेंट्स। तो आप देखिए कि अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो 56, एक सेकेंड मैं इसको थोड़ा एडजस्ट करता हूँ स्टूडेंट्स। तो 1956 के समय सेवंथ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू ये यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में आया 14 एंड 6। फिर आपको सबसे पहले जो चेंज देखने के लिए मिलता है वो आपको 1960 के समय देखने के लिए मिलेगा। 1960 के अंदर जो कम्प्लीटली पहले बॉम्बे स्टेट हुआ करता था, पहले बॉम्बे नाम का स्टेट हुआ करता था, बॉम्बे स्टेट को चेंज करके महाराष्ट्र नाम किया गया और इसके अंदर एक नया स्टेट क्रिएट किया गया स्टूडेंट, जो गुजराती स्पीकिंग पीपल के जो लोग हैं उनका गुजरात बना दिया गया। तो बॉम्बे स्टेट से महाराष्ट्र स्टेट बना यहाँ पे, और बॉम्बे को उसका कैपिटल बना दिया गया, मुंबई उसका नाम चेंज हुआ बाद में, और गुजराती स्पीकिंग पीपल्स के लिए गुजरात बनता है 1960 के अंदर। ये संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट है। उसके बाद में जो हमारी कुछ ऐसे छोटे छोटे एरिया हैं जो 1954 के समय हमने आज़ाद करवा लिए थे, उन्हीं को फिर इंडिया के अंदर ऐड किया जाएगा। जैसे कि आपको देखने के लिए मिलता है 1961 के समय 10th कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, इसके द्वारा दादर एंड नागर हवेली, जो दादर एंड नागर हवेली हैं उनको यहाँ पे ऐड किया जाएगा, कि दादर एंड नागर हवेली को इंडिया में ऐड किया गया एज ए यूटी के रूप में। उसी समय आपको जो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, उसके थ्रू आपको गोवा, दमन एंड दीव, अभी दमन एंड दीव गुजरात के पास हैं स्टूडेंट्स, आप इनका लोकेशन ज़रूर देखना, दोनों दूर दूर हैं। और गोवा को फिर बाद में स्टेट बनाएंगे 1987 के समय, उसको अभी हम डिस्कस करेंगे। और 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है उसके थ्रू हमारा जो पुडुचेरी है, जो पुडुचेरी है, माहे यनम कराईकल जो हैं उनको यहाँ पे ऐड किया गया इंडिया के अंदर। ये फ्रेंच के जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट किया करते थे इस रीजन को, चंद्रनगर और पुडुचेरी के अंदर ही वो थे। यहाँ पे आपको पोर्चुगीज़ देखने के लिए मिलते हैं। एक क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ लिया जाएगा कि कौन सी ऐसी फॉरेन पावर हैं जो सबसे लेट इंडिया से गए थे, तो आपको वो पता होनी चाहिए। सबसे पहले भी वही लोग आए थे और सबसे लेट भी वही लोग जाते हुए आपको देखने के लिए मिलते हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप देखिए कि 1963 के समय जो नागालैंड है उसे बनाया गया। 1963 के समय जो नागालैंड है उसे बनाया जाता है, ग्रेटर नागालिंगम मूवमेंट चलता है, डॉक्टर फिजो होते हैं वहाँ पे, फिजो की डिमांड की जाती है हमें अलग से कंट्री बना दिया जाए, बट इसको स्टेट बनाया जाएगा उस समय में। आप देखिए 1966 के समय जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल हैं, जो पंजाब की पंजाबी भाषा बोलते थे, उन लोगों का एक मूवमेंट चलेगा पंजाबी सूबा मूवमेंट के अंदर में मास्टर तारा सिंह होते हैं, वो रूल करते हैं, वो डोमिनेट करते हैं उस रूल को, उस मूवमेंट को। तो उस समय में जो पंजाबी स्पीकिंग पीपल है जिनके लिए यूनाइटेड पंजाब हुआ करता था, वो तो स्टेट बनता ही है। हरियाणा हिंदी स्पीकिंग पीपल्स के लिए हरियाणा एक से अलग से स्टेट बनेगा, 17 नंबर का स्टेट बनता है हरियाणा। और यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश, जो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल के जो लोग हैं उनके लिए यहाँ पे यूटी बना दिया गया, जिसको 1971 के समय यहाँ पे स्टेट बना दिया जाएगा। अब ये देखिए पंजाब और हरियाणा का यहाँ पे कन्फ्लिक्टेड रीजन है चंडीगढ़, चंडीगढ़ को यहाँ पे यूटी बनाया गया है और आज भी वो यूटी आपको देखने के लिए मिलता है स्टूडेंट्स। इसके बाद में नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर चेंज आएगा। नॉर्थ ईस्ट का जो रीजन है 1971 के समय जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर 3 नए स्टेट बनते हैं, उसके अंदर मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है। 72 है स्टूडेंट्स, 1972 के अंदर मणिपुर,
त्रिपुरा और मेघालय। मेघालय जो पहले एक सब स्टेट हुआ करता था उसको यहाँ पे स्टेट बनाया गया 1972 में, और ये दोनों यूटी हुआ करते थे मणिपुर और त्रिपुरा। तो मणिपुर है, त्रिपुरा है, मणिपुर और त्रिपुरा बनाएंगे। और आपको देखने के लिए मिलता है कि जो मेघालय हैं जिसको आसाम से अलग से एक सब स्टेट के रूप से फिर इसको स्टेट का दर्जा दिया जाएगा। अब इसी समय में आपको यहाँ पे जो नॉर्थ ईस्ट का जो मैप आपने देखा होगा, तो हमारे यहाँ पे फार ईस्ट के अंदर में सबसे टॉप के ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, और सबसे डाउन के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है मिजोरम। इन दोनों को यूटी बनाया गया था इसी समय में इन दोनों को यूटी बनाया गया। इनको फिर बाद में जो गोवा के साथ में 1987 में गोवा के साथ में इनको स्टेट बनाया जाएगा। अब यहाँ पे बीच के अंदर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है सिक्किम के रिगार्डिंग में। अब वो स्टोरी आपको थोड़ा बहुत पता होनी चाहिए, मैं इसको रफ कर देता हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा सिक्किम के रिगार्डिंग में। सिक्किम 1947 के समय से इंडिया का प्रोटेक्टोरेट स्टेट हुआ करता था, कि इंडिया के द्वारा उनका जो फॉरेन रिलेशन है, कम्युनिकेशन है, वो इंडिया के द्वारा ही यहाँ पे डील किया जाएगा। बट 1947 के समय से वहाँ पे चोग्याल डायनेस्टी हुआ करती थी। लोग चोग्याल डायनेस्टी के रूल से खुश नहीं थे, कि चोग्याल डायनेस्टी के रूल से हम खुश नहीं हैं, हमको इंडिया में ऐड किया जाए, मूवमेंट वहाँ पे चलता है। वर्ड्स को इंटरचेंज करना स्टूडेंट। 1974 के समय 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को इंडिया में ऐड कर लिया गया, आर्टिकल 2A के थ्रू और 10th शेड्यूल के थ्रू, 2A एंड 10th शेड्यूल। बाद में वहाँ के लोग फिर से खुश नहीं हैं कि हमको एसोसिएट स्टेट बनाया है, यहाँ पे हमको कंप्लीट इंडिया के साथ ही जुड़ना है। तो स्टूडेंट्स फिर उसके बाद में आपको देखने के लिए मिलता है कि 1975-76 के समय 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आता है, और इसमें ये जो 2A है और 10th शेड्यूल है, जो 10th शेड्यूल प्रेजेंटली 56 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू एंटी डिफेक्शन लॉ आपको देखने के लिए मिलता है, आयाराम गैराम पॉलिटिक्स को रोकने के लिए। उसके भी कुछ एक्सेप्शन हैं। तो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू सिक्किम को इंडिया के साथ में सही से जोड़ लिया गया, फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया, और इसको एक पावर दे दी गई आर्टिकल 371F के अंदर। आप देखिए, अदर देन जम्मू एंड कश्मीर भी हमारे कुछ स्टेट्स हैं जिनको कुछ स्पेशल प्रोविजन है जो आर्टिकल 371 के अंदर मेंशन किए गए हैं। तो 371 का जो F है, जिसके थ्रू यहाँ पे सिक्किम को पावर दी गई कि सिक्किम एक छोटा सा जगह है, तो वहाँ पे जब भी इलेक्शन होंगे तो जो सिक्किम का ओरिजिनल पर्सन है वही वहाँ पे कंटेस्ट कर सकते हैं। ये वहाँ पे सिक्किम को थोड़ी स्पेशल पावर है। अब वो क्यों पावर दी गई है, एक तो इंडिया के साथ जुड़ा भी, वहाँ पे जुड़ने के बाद में कोई रेस्ट ऑफ इंडिया से कोई पर्सन जाके वहाँ पे कंटेस्ट करे, तो इस वजह से इसको वहाँ पे स्पेशल पावर दी गई। बाद में आपको 1987 के समय जो आप देखिए कि नॉर्थ ईस्ट को जब हमने डिस्कस किया था, तो फार ईस्ट का जो रीजन है जिसके अंदर अरुणाचल प्रदेश है और मिजोरम है, इन दोनों को और गोवा को, जो गोवा यहाँ पे आप देखिए गोवा को जो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था इंडिया में। तो 1987 के समय गोवा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, इनको इंडिया के साथ में ऐड कर इनको कम्प्लीटली जो स्टेट का जो स्टेटस है वो दे दिया गया। 2000 के समय, 2000 के समय अगर हम बात करें तो आपको छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है और हमारा झारखंड है जो बनते हैं बिहार से, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। 2014 के समय आपको यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट में देखने के लिए मिलता है तेलंगाना, और जो हमने स्पेशल स्टेटस की यहाँ पे बात की, स्पेशल प्रोविजंस की, इसी के अंदर एक ई नाम का जो प्रोविज़न है 371E, जो वहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग में है। ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अंदर काफ़ी दिनों तक कन्फ्लिक्ट रहा था। 2014 के अंदर जो तेलंगाना बना। फिर 2019 के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया गया स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा 19 के अंदर चेंज किया गया, जम्मू एंड कश्मीर को बाइफरकेट करके जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख अलग अलग से यूटी बना दी गई, और बाद में वहाँ पे बात की गई कि नॉर्मलसी होने के अंदर उनके द्वारा जो डेमोक्रेसी की जो पावर है लोगों को दी जाएगी। उसी 2019 के समय दादर एंड नागर हवेली और दमन एंड दीव जो अलग अलग यूनियन टेरिटरी हैं, 2 यूनियन टेरिटरी को क्या कर दिया गया, मर्ज, ऐड कर दिया गया और एक यूनियन टेरिटरी बना दी गई। अब आपके लिए यहाँ पे है क्वेश्चन ये है कि आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आप प्रेजेंटली इंडिया में कितने स्टेट हैं, कितनी यूनियन टेरिटरी हैं। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये बेसिकली आर्टिकल 3 को तो कल हमने डिस्कस किया था, जो ये 370 के केस के रिगार्डिंग में इन्फॉर्मेशन थी।
ये हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन है जो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द एलपीजी के जो प्राइस हैं वो कम किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। जो भी उनके रीजंस रहे हों हमारे लिए यहाँ पे पता होना चाहिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के बारे में, जिसके द्वारा इंडोर पोल्यूशन जो है, जो हमारा इंडोर पोल्यूशन है किचन के अंदर का, वो पोल्यूशन रिड्यूस हुआ है। इसकी वजह से काफ़ी बार इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो पेरिस के अंदर सिचुएटेड है, जिसका हेडक्वार्टर, उसके द्वारा भी एंडोर्स किया गया है इंडिया की इस स्कीम को। अगर हम बात करें पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में, तो प्रेजेंट समय में भी हमारे अर्बन एरिया में जो 90% पर्सन हैं जो एलपीजी को यूज़ करते हैं, और 50% रूरल एरिया के अंदर जो लोग हैं एलपीजी को यूज़ किया करते हैं। एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है वो ये बताती है। नेक्स्ट आपको स्टूडेंट्स यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो हमारी एलपीजी है, हमारा जो गैस सिलेंडर होता है एलपीजी का, उसके अंदर बेसिकली एक ऐसी गैस है जिसे मिक्स किया जाता है जिससे कि हम इसको स्मेल कर सकें। जब भी लीकेज हो तो आपको यहाँ पे पता लगे। तो उस गैस का नाम है थायोइथेनॉल। इसको एक अलग नाम से और बुलाया करते हैं, आप वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और स्टूडेंट कमेंट सेक्शन के अंदर लिटिल बिट एक्टिव रहिए। अगर आपका कोई पर्सनल नेम है, आपको लगता है कि मेरी आइडेंटिटी रिवील हो सकती है, तो आप अपना नाम चेंज कर लीजिए ना। यूट्यूब के ऊपर ये फैसिलिटी है, आप अपना नाम चेंज कर लीजिए। कोई भी XYZ जो भी आपको निकनेम टाइप कुछ भी पसंद हो वो रखिए, और उसके बाद में कमेंट कीजिए ना। आइडेंटिटी रिवील होगी और आप एक्टिव भी रहोगे। इस तरह का आंसर आप दोगे तो आपको याद रह पाएगा बेसिकली। तो थाई इथेनॉल जो बेसिकली मिक्स किया जाता है। पीएम उज्ज्वला योजना के बारे में अगर हम बात करें, 90% और ये 50% का हमने डिस्कस किया रूरल एरिया के अंदर में। ये बेसिकली आज का जो इंडियन एक्सप्रेस है उसके अंदर मेंशन था, ये इन्फॉर्मेशन इंडियन एक्सप्रेस के अंदर मेंशन थी ये। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश जो हमारा स्टेट है, जिसे 1971 में स्टेट बनाया था, पहले यूटी था वो, जब पंजाब को बाइफरकेट किया गया था। तो स्टूडेंट्स हिमाचल प्रदेश पहला कंट्री का स्टेट बना है जो स्मोक फ्री, जिसको स्टेटस मिला है कि हिमाचल प्रदेश कंट्री का स्मोक फ्री स्टेट है। स्मोक फ्री किस रीजन से? क्योंकि वहाँ पे जो कुकिंग गैस है वो प्रोवाइड की गई है। गवर्नमेंट के द्वारा डिसीजन लिया गया है कि 75 लाख नए कनेक्शन भी दिए जाएंगे, 75 लाख नए कनेक्शन दिए जाएंगे। इस की वजह से जो हमारे बेनिफिशरीज हैं उनकी संख्या यहाँ पे इंक्रीज होते हुए 10.35 करोड़ हैं जो बेनिफिशरीज हो जाएंगे इस नए कनेक्शंस की वजह से। अब स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि बेनिफिशरीज का जो आइडेंटिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे किया जाता है? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पे। जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है 2011, उसी के बेसिस पे उसको किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एडिटोरियल है इलेक्शन कमीशन के रिगार्डिंग में। 2 मार्च को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट दिया गया था कि जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट बॉडी है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराने के लिए, डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए। एक बार हमारे CGI सर ने एक स्पीच के अंदर एक बात भी बोली थी कि डेमोक्रेसी ओनली थ्राइव्स जब वहाँ पे जिस भी कंट्री के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो थ्राइव करेंगे, इंस्टीट्यूशंस अपना वर्क है जो अच्छे से करेंगे। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए आर्टिकल 324 के अंदर हमने इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे इंस्टीट्यूट किया है, पोस्ट बनाया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने। स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट समय में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं या इलेक्शन कमिश्नर्स हैं, उनका अपॉइंटमेंट जो भी पार्टी पावर के अंदर होती है उसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है और प्रेसिडेंट उनको अपॉइंट करते हैं। तो आप देखें कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का एक इम्पोर्टेंट वर्क है, तो वो किसी पार्टी के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे तो उनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर जो क्वेश्चन है वो रेज किए जाते हैं। तो इस वजह से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जजमेंट दिया गया था कि अब एक सिलेक्शन कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी और सिलेक्शन कमेटी के द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा कि इलेक्शन जो है, जो इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करना है उनका नाम है उसके द्वारा रिकमेंड किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑनरेबल PM सर को उन्होंने ऐड किया, CGI को उन्होंने ऐड किया, और लीडर ऑफ अपोजिशन, जो लीडर ऑफ अपोजिशन किसके अंदर? लोकसभा के अंदर। यहाँ पे उन्होंने एक और बात डाली थी कि अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है तो जो लार्जेस्ट पार्टी है अपोजिशन में उसका जो लीडर है उसको यहाँ पे रखा जाएगा इस सिलेक्शन कमेटी के अंदर। अभी रिसेंटली राज्यसभा के अंदर एक बिल है उसको लाया गया है। बिल के अंदर प्रपोज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स बनेंगे उसके लिए जो सिलेक्शन कमेटी है उसके अंदर PM सर को रखा गया, PM सर को रखा गया।
जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के, उनको भी रखा गया है, ये जो लार्जेस्ट पार्टी के रहेंगे। और यहाँ पे जो CGI है उनको रिमूव करते हुए कोई भी ऐसा एक मिनिस्टर जो PM सर के द्वारा रिकमेंड किया जाएगा, कोई भी यूनियन मिनिस्टर जो रिकमेंड किया जाएगा उसको रखा गया है। तो CGI को रिमूव कर दिया गया है। तो उसी के रिगार्डिंग में ये है कि इलेक्शन कमीशन का यहाँ पे ऑटोनॉमी देनी चाहिए। यहाँ बेसिकली जो रूलिंग पार्टी का जो PM होते हैं और उसी के जो कैबिनेट मिनिस्टर होंगे, तो उनके द्वारा यहाँ पे 2:1 से वो जो जजमेंट है वो पास करा लिया जाएगा। तो कोई यहाँ पे जो न्यूट्रल पर्सन है उसके इलेक्ट करने के रिगार्डिंग में क्वेश्चंस है वो रेज किए गए हैं। सेकंड स्टूडेंट्स, आपको इलेक्शन कमीशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पे 3-4 इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन फेयर रिक्रूटमेंट के लिए जाना जाता है। कंट्री के अंदर जो फ्री एंड फेयर रिक्रूटमेंट है, जिससे कि कोई भी पर्सन है बैकवर्ड कम्युनिटी से हो या कोई भी वल्नरेबल सेक्शन से हो, अपना हार्डवर्क करके अपने जो सर्विस है उसको अचीव कर सकता है। आप अपने सिविल सर्विस एग्जाम में भी ये देख सकते हो। सेकंड कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, आर्टिकल 148 है, जिनके द्वारा समय समय पे जो गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको रिव्यू किया जाता है, ऑडिट किया जाता है। अभी भी रिसेंटली जो कैग हैं उनके द्वारा एक जो द्वारका एक्सप्रेस वे है उसके अंदर करप्शंस को यहाँ पे उजागर किया है इनके द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन एक इम्पोर्टेंट वॉचडॉग है हमारे कंट्री का, कि जिनके द्वारा यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को कंडक्ट कराया जाता है डेमोक्रेसी के सर्वाइवल के लिए कंट्री के अंदर। और फोर्थ अगर हम बात करें कि जो बीकन ऑफ होप है जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट, तो ये 4 इंपॉर्टेंट वॉचडॉग हैं हमारे कंट्री के अंदर में। नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की बात यह की गई कि जब हम आज़ाद हुए थे, जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो फ्रेमर्स हैं उनके द्वारा भी उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर भी इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन कमीशन जो इंस्टीट्यूशन है, इसका यहाँ पे अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में उनके द्वारा काफ़ी सारा डिस्कस किया गया था कि एक न्यूट्रल पर्सन यहाँ पे अपॉइंट हो। और समय समय पे 1975 के अंदर JP नारायण के अंदर में VM तारकुंडे कमेटी बनती है, VM तारकुंडे कमेटी बनती है, उसके द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि एक न्यूट्रल पर्सन को यहाँ पे ऑटोनॉमी देनी चाहिए, इलेक्शन कमीशन को न्यूट्रल पर्सन को अपॉइंट किया जाए। फिर 1990 के समय जो दिनेश गोस्वामी कमेटी बनेगी, एक नई कमेटी बनती है दिनेश गोस्वामी, ये नाम आप काफ़ी बार सुनोगे। तो दिनेश गोस्वामी जब कमेटी बनती है तो उनके द्वारा भी रिकमेंड किया गया कि इलेक्शन कमीशन को यहाँ पे ऑटोनॉमी होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा जो सेकंड ARC है, जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन है, उनके द्वारा भी किया गया था कि इलेक्शन कमीशन को ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्शन कमीशन को ऑटोनॉमी के जो प्रीवियस रिकमेंडेशंस हैं, प्रेजेंट समय में भी काफ़ी सारी जो रिपोर्ट्स हैं वो सब बताती हैं कि ऑटोनॉमी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है इन सब चीज़ों को, तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क किया जाता है, एक हमारे इम्पोर्टेंट इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे TN शेषान। TN शेषान वो पर्सन है जिनके द्वारा इलेक्शन कमीशन की जितनी भी आर्म्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन के एरियाज हैं, सभी को उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट किया। तो TN शेषान का जो वो नाम है वो आप कहीं ना कहीं कोट कर सकते हो, चाहे प्रीलिम्स में तो नहीं कर पाओगे, मेंस का अपने आंसर्स के अंदर में या ऐसे के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट इज अबाउट द हुल्लॉक गिबॉन के बारे में है। ओनली ऐप है जो इंडिया के अंदर मिलता है, ओनली ऐप है जो इंडिया के अंदर पाया जाता है। ये पेड़ों के ऊपर रहने वाला है, आर्बोरियल के नाम से इसको जानते हैं, पेड़ों के ऊपर रहने वाला है। और UPSC के द्वारा या इस तरीके से जो हमारी स्पीसीज हैं इन्वायरमेंट के, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि रात को जागता है या नहीं, सोता है या नहीं, तो ये क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। आर्बोरियल है, पेड़ों के ऊपर रहा जाता है। अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर है कि रेलवे ट्रैक इस जो गिब्बन सेंचुरी है जो आसाम के अंदर सिचुएटेड है वहाँ से निकलने वाला है। तो स्टूडेंट्स, आपको गिब्बन के बारे में ये पता होना चाहिए कि 20 एप्स हैं टोटल, गिब्बन के 20 एप्स की स्पीशीज हैं वर्ल्ड के अंदर, और इंडिया के अंदर ओनली जो हिल्लॉक गिब्बन है वही पाया जाता है। इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है वर्ल्ड के अंदर, वेस्टर्न गिब्बॉन्स एंड ईस्टर्न गिब्बॉन्स के रूप से। जो वेस्टर्न के हैं जो एंडेंजर्ड हैं, ईस्टर्न वाले वल्नरेबल हैं। अगर हम बात करें आर्बोरियल हैं, तो इस न्यूज़ के अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो रेलवे ट्रैक इस सेंचुरी से निकलेगा, सेंचुरी कौन सी है स्टूडेंट्स, सेंचुरी के बारे में आपको पता होना चाहिए। होलोंग पार जो सेंचुरी है आसाम के अंदर, होलोंग पार जो सेंचुरी है उसके अंदर ये रेलवे ट्रैक निकलने वाला है। तो वहाँ पे बताया गया है कि आप कैनोपी का डेवलपमेंट कीजिए, क्योंकि ये पेड़ों के ऊपर रहा करते हैं
तो उस कैनोपी के थ्रू ही यहाँ पे एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाएं, जिससे कि आइसोलेटेड एक एरिया ना क्रिएट हो कम्प्लीटली सेंचुरी के अंदर, कि उस साइड रहने वाले जो गिब्बन्स है वो आइसोलेट हो जाएं यहाँ पे एक आइलैंड बेसिस पे। गिब्बन्स के अगर हम इंडिया में प्रोटेक्शन के बारे में बात करें तो स्टूडेंट शेड्यूल 1 के अंदर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 का जो शेड्यूल 1 है, उसके अंदर इनको प्रोटेक्ट किया गया है। जो होलांग पार जो सेंचुरी है वो 97 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आई। और अब देखिए कि आपको जो सपोज कीजिए आसाम है, मेरा जो मैपिंग है वो काफ़ी टफ है, काफ़ी ख़राब है इस वजह से। तो ये जो ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इसके सदर्न पार्ट में आपको होलॉग गिब्बॉन्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, सदर्न पार्ट के अंदर ये पाए जाते हैं। आयुसियन स्टेटस हमने देखा, आर्बोरियल हमने देखा, स्मॉलेस्ट होंगे, सबसे फास्ट ये चलते हैं। इसके अलावा इनको टेललेस और पाया जाता है स्टूडेंट्स। इनकी जो टेल होती है वो टेल आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी, टेललेस ये हुआ करते हैं। और एक आपको पता होना चाहिए कि चाइना के द्वारा 2020 के अंदर ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क को इस्टेब्लिश किया गया है, कि ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क है उसको बनाना है गिब्बन्स के यहाँ पे प्रॉपर डाटा के लिए, प्रॉपर इनको सेफ्टी प्रोवाइड कराने के रिगार्डिंग में, या इनके रिगार्डिंग कोई नया इनिशिएटिव लेने के लिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट द यूनिसेफ के द्वारा कहा गया कि 1000 के आसपास जो स्कूल हैं उनका यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है यूक्रेन के अंदर कन्फ्लिक्ट के समय से ही। अब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 साल से कोरोना का समय था, 2 साल कोविड-19 का समय था, 2020 एंड 21 के समय। फिर उसके बाद में ये कन्फ्लिक्ट हो गया, कन्फ्लिक्ट की सिचुएशन हो गई। तो कन्फ्लिक्ट की वजह से कम्प्लीटली स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे 4 साल से यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल हैं। तो यहाँ पे यूनिसेफ के द्वारा वॉइस है वो रेज़ की गई है स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग में, कि स्टूडेंट 4 साल से उनका जो लर्निंग है स्कूल का वो वहाँ पे इन्वायरमेंट ना होने की वजह से वो कम्प्लीटली अपनी जो लर्निंग है उसको भूल चुके हैं। यूनिसेफ के बारे में अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, 1946 के समय यूनिसेफ का आपको इस्टेब्लिशमेंट देखने के लिए मिलता है। यूनिसेफ को पहले इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के रूप से जानते थे, इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड के रूप से हम जानते हैं। चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में ये वर्क है जो कैरी आउट करता है। 99 के समय एक कन्वेंशन भी इनके द्वारा चिल्ड्रंस के रिगार्डिंग में लाया गया। स्टूडेंट्स, 1953 के समय यहाँ पे यूएन का पार्ट बनता है। इनको क्या नोबेल प्राइज़ दिया गया है, नोबेल पीस प्राइज़ या नहीं, ये यूनिसेफ के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स, यूएस के द्वारा भी यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट है वो दी गई है। यूक्रेन के जो एरियाज़ हैं उनसे रिगार्डिंग में 2023 में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स के अंदर, कि ये जो एरिया हैं कहाँ पे भी सिचुएटेड हैं। अभी रिसेंटली आप देखिए कि काफ़ी सारा जो एक पोर्ट था जो ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव की वजह से न्यूज़ के अंदर में था, उस पोर्ट के ऊपर भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय होने की वजह से अब रिसेंटली उसको हमने डिस्कस भी किया था। तो स्टूडेंट्स, ये दिस इज़ ऑल अबाउट द यूनिसेफ, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया कि काफ़ी सारे स्कूल वहाँ पे डैमेज हुए हैं, चिल्ड्रंस आउट ऑफ स्कूल हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कुछ लोग जो यूक्रेन से माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज़ में गए थे, क्या उनके बच्चे यहाँ पे एजुकेशन के अंदर एनरोलमेंट हुआ है उनका, उन चिल्ड्रंस का? तो आप देखिए कि दूसरे कंट्री में जाने की वजह से जो लर्निंग आउटकम है, जो लैंग्वेज का बैरियर है, उस कंट्री का यहाँ पे जो टीचिंग का जो प्रोसेस है उसकी वजह से कम्प्लीटली अभी एनरोलमेंट तो हम नहीं कह सकते कि जो भी वो लोग यूक्रेन से माइग्रेट करके दूसरे कंट्रीज़ में चले गए थे उनके बच्चे यहाँ पे स्कूल एजुकेशन के अंदर एनरोल हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में अगर हम बात करें, नेक्स्ट न्यूज़ स्टूडेंट सऊदी अरेबिया एंड इजराइल के रिगार्डिंग में है। इजराइल एंड सऊदी अरेबिया के डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं है, बट एक इजराइल की कोई फ़्लाइट थी जो सेशेल्स से इजराइल के लिए उसको जाना था, तो वहाँ पे इमरजेंसी की वजह से सऊदी अरेबिया ने उसको इमरजेंसी लैंडिंग करवाई थी, उस वजह से ये न्यूज़ के अंदर है, इजराइल एंड सऊदी अरेबिया। स्टूडेंट्स, 2020 के समय जब यूएस के प्रेसिडेंट हुआ करते थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उनके द्वारा एक डिसीजन लिया गया था कि अब्राहम अकॉर्ड साइन किया गया। अब्राहम अकॉर्ड का क्या डिसीजन था कि यहाँ पे जो इजराइल है उसके नाइबर कंट्रीज़ के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशन सही नहीं हैं,
तो इजराइल के द्वारा अपने जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं उसके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश किए जाएंगे, जिसके अंदर आपको यूनाइटेड अरब अमीरात नाम का जो कंट्री है उसके रिलेशंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। और भी काफ़ी सारे कंट्रीज ने उस समय में डिप्लोमेटिक रिलेशंस इजराइल के साथ इस्टेब्लिशमेंट किए। इंडिया के द्वारा ITU-U2 का ना वो आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा, इंडिया इजराइल UAE एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन थी कि अब्राहम अकॉर्ड के अंदर अभी यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है इजराइल एंड सऊदी अरेबिया के, जो 2020 के अंदर आया था। स्टूडेंट्स इसके अलावा यहाँ पे अब्राहम अकॉर्ड को मेंशन किया गया है, आप न्यूज़ के अंदर जाके इसको रीड करना। नेक्स्ट यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जेद्दा के अंदर इस फ्लाइट को लैंड करवाया गया है। जेद्दा आपको जो सऊदी अरेबिया है इसका वेस्टर्न पार्ट है, उसके अंदर आपको ये जो जगह है, ये जो सिटी है वो देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट जेद्दा को हमने कल भी डिस्कस किया था। जेद्दा 2000 नहीं, जेद्दा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है 57 में जो इस्टेब्लिशमेंट में आया, उसका यहाँ पे हेडक्वार्टर है जेद्दा के अंदर में। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो 1957 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। तो ये आपको इस इंफॉर्मेशन यहाँ पे पता होनी चाहिए। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा केन्या को प्रॉमिस किया गया है कि जो शिप बिल्डिंग है उसके साथ में कोलैबोरेट किया जाएगा, उनको सपोर्ट किया जाएगा। स्टूडेंट्स इंडिया का इतना बड़ा कोस्ट लाइन है, इतना बड़ा कोस्ट लाइन है हमारा, मोर देन हाफ या अराउंड 1/2% जो कंट्री है वो यहाँ पे दोनों तरफ से समुद्र के पास है, दोनों तरफ सी आपको देखने के लिए मिलता है। बट स्टिल ये कंसर्न है कि जो शिप बिल्डिंग है, जो जहाज़ बनाने का जो काम है, इस इंडस्ट्री के अंदर इंडिया का कंट्रीब्यूशन काफ़ी कम है। अब आप देखिए कि जो साउथ कोरिया है, जो साउथ कोरिया नाम का कंट्री है, शिप बिल्डिंग के अंदर 40% इस इंडस्ट्री को वो लीड करता है, 40% के अंदर डोमिनेट करता है। अब आपको केन्या के बारे में भी पता होना चाहिए। यहाँ पे केन्या को अगर प्रॉमिस किया गया है, केन्या तो आपने डिस्कस कहीं ना कहीं रीड किया ही होगा। सपोज कीजिए ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, सपोज कीजिए ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अभी हमने कुछ दिन पहले जिम्बाब्वे को डिस्कस किया था। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जब आप सोमालिया जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में सिचुएटेड है, तो उसी के पास में केन्या सिचुएटेड है। केन्या के रिगार्डिंग में आपको एक लेक का पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, लेक विक्टोरिया और रिफ्ट वैली नाम, जो रिफ्ट वैली है जो अफ्रीका को इस हिस्से को डिवाइड करेगी, वो रिफ्ट आने वाले फ्यूचर के अंदर एक जोग्राफिकल इवेंट होगा, जोग्राफिकल फीचर है ये। तो रिफ्ट वैली इस जो केन्या है उससे क्रॉस करती है रिफ्ट वैली। और केन्या के रिगार्डिंग में आपको एक इन्फॉर्मेशन ये होनी चाहिए कि UNEP का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे सिचुएटेड है स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का नैरोबी में, और नैरोबी तो केन्या के अंदर ही है। इसी लेक विक्टोरिया के आसपास आपको काफ़ी सारे जो रेसर्स हैं, जो एथलेटिक पर्सनस हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, जो रेस मैराथन के अंदर जिनका डोमिनेशन आपको देखने के लिए मिलेगा इस लेक विक्टोरिया के आसपास। यूपी के स्कूल के अंदर जो इंसिडेंट हुआ था, जो एक इंसिडेंट न्यूज़ के अंदर में था, उसका सू मोटो कोग्निजेंस लिया है NHRC के द्वारा। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के नाम पे एक इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिशमेंट में आता है, कुछ ह्यूमन राइट्स होनी चाहिए। 10 दिसंबर 1948 का दिन है, उस दिन ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात की गई। स्टूडेंट्स इसी 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। NHRC की अगर हम बात करें, हमने 93 के अंदर इस स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। एक इसके अंदर चेयरमैन होगा, 4 इसके अंदर मेंबर होंगे। प्रेजेंट समय में 4 इसके अंदर एक्टिव मेंबर के अलावा कुछ डीम्ड मेंबर भी इसका पार्ट होंगे, जो इसका एक्टिवली मेंबर नहीं है बट डीम्ड मेंबर के रूप में इसको ज्वाइन करेंगे। पहले मेंबर का जो प्रोसीजर था वो ये हुआ करता था कि ओनली CGI है वो इसके चेयरमैन बनेंगे, पर 2019 के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन के अंदर अमेंडमेंट एक्ट आया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर जज हैं वो भी बन सकते हैं, ओनली CGI ही चेयरमैन बने, ये ज़रूरी नहीं है। HL दत्तू सर का एक स्टेटमेंट है NHRC के रिगार्डिंग में। HL दत्तू सर जो कि हमारे एक्स CGI हैं, फॉर्मर CGI हैं, उन्होंने इस NHRC को टूथलेस टाइगर कहा था। स्टूडेंट्स आपको 2-3 बात यहाँ पे पता होनी चाहिए
एक तो सू मोटो इनके द्वारा डिसीजन लिया गया है, चीफ सेक्रेटरी को पूछा कि ये क्या है, इस तरीके से बच्चे को परेशान किया गया, उसके जो ह्यूमन राइट्स हैं उनका वायलेशन हुआ है। तो सू मोटो के अंदर बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एनएचआरसी के द्वारा कोई भी ऐसा केस है जो न्यूज़ के अंदर है या उनके ऑब्जर्वेंस के अंदर आया है, तो उसका सू मोटो कोग्निजेंस वो ले सकते हैं, उसको यहाँ पे वो डायरेक्टली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। अब आपके लिए एक होमवर्क है, होमवर्क ये है कि आप पता करना कि एनएचआरसी के द्वारा पिछले 10 साल पुराना कोई केस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है कि, तो ये मिनिमम जो टाइम पीरियड है वो कितना है, कि कितने समय पुराना जो केस है वो ये यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, इनके द्वारा उसको एनालाइज किया जा सकता है। एनएचआरसी का एक कमेटीज भी हैं, अलग अलग कमेटी बनी है इनके जो मेंबर्स के रिगार्डिंग में। एक तो आपको पता होना चाहिए कि इनका जो टेन्योर है वो 3 साल और 70 साल का है। जो भी इसमें पहले कंप्लीट होगा उसको यहाँ पे किया जाएगा। 2019 के अमेंडमेंट के अंदर ये चेंज कर दिया गया है कि इनका रीअपॉइंटमेंट भी हो सकता है, जो चेयरमैन है या जो मेंबर्स हैं उनका रीअपॉइंटमेंट अलाउ कर दिया कि आप रीअपॉइंट भी कर सकते हो जब तक इनको आपको करना है। तो रीअपॉइंटमेंट अलाउ किया गया 2019 के समय। इसके अलावा वॉच डॉग है ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग में, इनके जो अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में जो कमेटी बनती है उस कमेटी को हेड करते हैं ऑनरेबल पीएम सर। फिर उसके बाद में आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद में लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के अंदर में, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर जो लीडर ऑफ अपोजिशन वो देखने के लिए मिलेंगे। स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेंगे, स्पीकर किसके, लोकसभा के स्पीकर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आपको डिप्टी चेयरमैन किसके, राज्यसभा के। अब यहाँ पे चेयरमैन अगर रखते तो वो ही इसको हेड करते, क्योंकि चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। और जो सीरीज है उसके अंदर में पीएम से अबाउ उनका जो पोस्ट है वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द एनएचआरसी। कोई इंपॉर्टेंट एनएचआरसी के द्वारा डिसीजंस लिए गए हों, जैसे कि कस्टोडियल डेथ के अगेंस्ट में इनके द्वारा काफ़ी बार रेज की गई हैं वो इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो पोटा एंड टाडा जो एक्ट्स हैं उनका भी यहाँ पे उनके रिगार्डिंग में इनके द्वारा काफ़ी बार आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट इज अबाउट द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के रिगार्डिंग में है। हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट एनजीओ हुआ है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च सीपीआर, जिनके द्वारा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को एनालाइज किया जाता है, तो उसी के रिगार्डिंग में ये न्यूज़ है। एफसीआरए का आपको ये पता होना चाहिए कि एफसीआरए जो ऐसे 2 एक्ट हैं स्टूडेंट्स, वैसे आपको ये पता होना चाहिए कि एक तो है एफसीआरए, जगह देखते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे थोड़ी जगह है तो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स एफसीआरए है, और एफसीआरए के अलावा एक है फीमा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर में आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के अंडर में आता है। कंट्रीब्यूशन का जो एक्ट है 1976 के समय, जब इमरजेंसी का समय था, जब इसको लाया गया था, कि उस समय जो गवर्नमेंट थी उसको डर था कि इमरजेंसी के समय कोई बाहर की जो पावर है वो पैसे का कंट्रीब्यूट करके यहाँ पे जो मूवमेंट्स हैं उनको चला सकती हैं। स्टूडेंट्स आप देखिए कि 76 के अंदर ये आता है, उसके बाद में आपको समय समय के अंदर इसके अंदर अमेंडमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। एफसीआरए के अंदर जो रिसेंट आपको जब भी आपको पैसा मिलता है, कोई इंडिविजुअल पर्सन है या कोई एनजीओ है, उसको जब भी पैसा मिलता है तो उसको रजिस्ट्रेशन उसका होना चाहिए। ऐसे अगर गलत तरीके से पैसा आएगा तो उसके अगेंस्ट में एक्शंस है वो हो सकते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन के, तो आपके रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। नेक्स्ट आपका जो रजिस्ट्रेशन, एक बार का जो रजिस्ट्रेशन है वो 5 ईयर के लिए वैलिड है, 5 ईयर उसका टेन्योर है। एक बार अगर आपका यहाँ पे आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल होता है, जो लाइसेंस आपका कैंसिल होता है, तो आप एलिजिबल नहीं है 3 साल तक, 3 ईयर्स तक आप एलिजिबल नहीं है, नॉट एलिजिबल फॉर 3 ईयर्स कि आपको दोबारा से लाइसेंस दिया जाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंडर में। आपका जब भी यहाँ पे अकाउंट फ्रीज किया जाए सेंटर के द्वारा या कोई भी रीजन हो, जब एलिगेशंस लगते हैं तो आप हाई कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हो। हाई कोर्ट के अंदर तो आप देखिए कि जो सीपीआर हैं, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, वो दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर गए हैं। यामिनी अय्यर हैं जो इनको चलाया करती हैं इस सीपीआर को। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वैसे गवर्नमेंट की काफ़ी सारी जो पॉलिसीज़ हैं उसको ये एनालाइज करते हैं, उसमें जो भी प्रो एंड कॉन्स है उस सभी को एनालाइज करते हैं। कभी आप जाके सोशल मीडिया पे इनके जो अकाउंट्स हैं उनको फॉलो करना, देखना आप, इनके द्वारा कंटिन्यूस वर्क है वो किया जाता है। बट इनके अकाउंट फ्रीज किए गए हैं, जो 20% जो पैसा है उसके रिगार्डिंग में इनके द्वारा पेटिशन फाइल की गई है। स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपका यहाँ पे अगर आपका सेंटर के द्वारा
लाइसेंस है उसको कैंसिल कर दिया गया, कोई भी रीजन की वजह से जो फ्रॉड है वो पाया गया, तो आपका जो पैसा है उसको फ्रीज किया जा सकता है सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट है सिकल सेल के बारे में। सिकल सेल जो आपको हमारे जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं जो 10 समथिंग है, 10.47 के आसपास हैं हमारी टोटल पॉपुलेशन के अंदर ट्राइबल पर्सन्स। जो ट्राइबल पर्सन्स के अंदर ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलती है सिकल सेल की। तो सिकल सेल के रिगार्डिंग में एक गवर्नमेंट का यहाँ पे इनिशिएटिव है कि 2047 के समय गवर्नमेंट यहाँ पे सिकल सेल से रिगार्डिंग में फ्री हो, जितने भी ये सिकल सेल की डिजीज़ है उसको हम रिमूव करें। गवर्नमेंट का फ्री होने का टारगेट है सिकल सेल की डिजीज़ से। तो स्टूडेंट्स उसी के रिगार्डिंग में जो ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा है कि जब भी लोग यहाँ पे जो ब्लड सैंपल्स हैं जो कलेक्ट करने हैं जिससे कि एक डाटा बनाया जा सके, ब्लड सैंपल हैं जो कलेक्ट करने हैं जिससे कि एक डाटा बनाया जा सके ट्राइबल लोगों का कि कहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़्यादा है, कौन से ट्राइब में ज़्यादा है, तो उसको डील करने में आसानी हो। तो उसी को बताया गया है कि ट्राइबल्स को समझाना जरूरी है। जैसे कि कोविड-19 का जब वैक्सीन का समय था तो उस समय भी काफ़ी लोग ऐसे रजिस्ट कर रहे थे, वैक्सीन जो रेजिस्टेंसी है वो देखने के लिए मिलती है। तो उसी को यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि 2047 से पहले हमको सिकल सेल डिजीज से फ्री होना है। नेक्स्ट, ये सन का जो आउटर पार्ट है इसको कोरोना के रूप से जानते हैं, इसको कोरोना के रूप से जानते हैं। ये एक इमेज शो की गई है कि इंडिया का जो आदित्य मिशन है L1 पॉइंट के लिए जो हमारा आदित्य मिशन जाएगा सन के रिगार्डिंग में, तो यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि बेसिकली इस तरीके से वहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का यहाँ पे इफेक्ट आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर स्ट्रेटोस्फेयर नाम की जो लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर नाम की जो लेयर है उसके द्वारा, स्ट्रेटोस्फेयर उसके द्वारा यहाँ पे यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व किया जाता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि यूवी रेडिएशन का एब्जॉर्बेशन उनके द्वारा किया जाता है। हमारे जो प्लेन्स हैं, हमारे जो प्लेन हैं वो स्ट्रेटोस्फेयर के अबाउ में फ्लाई करते हैं या डाउन साइड में, तो ये आपको बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। ओजोन वहाँ पे पाई जाती है, बट ये ओजोन जो ग्रास रूट लेवल पे अगर मिलेगी ना, ओजोन अगर ग्रास रूट लेवल पे अगर मिलती है ग्राउंड के ऊपर, तो ये ओजोन काफ़ी ज़्यादा डेंजर है। स्टूडेंट्स ओजोन के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि डोबसन एक तो इसकी यूनिट है, डोबसन इसकी यूनिट है। 16 सितंबर को ओजोन डे के रूप में हम मनाते हैं। हाईली सक्सेसफुल इन्वायरमेंट का ये इसका एक कन्वेंशन है जिसके थ्रू हमने ओजोन को प्रोटेक्ट किया। नेक्स्ट इज अबाउट द मानसून के अंदर जिस तरीके से यहाँ पे ब्रेक आया है इंडिया के अंदर, आप देखें अगस्त के महीने के अंदर बारिश नहीं होना, इसका एक रीजन है काफ़ी ज़्यादा। इसमें अल नीनो का भी आपको इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, अल नीनो का जो इफेक्ट है वो भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट के द्वारा यहाँ पे रेज किया गया है। एक तो ग्राउंड वाटर डिक्रीज होगा क्योंकि खरीफ की क्रॉप के अंदर इसको यूज किया जाएगा। खरीफ की जो भी क्रॉप हैं जैसे ग्रीन ग्राम हैं, जो मूंग होते हैं वो उगाए जाते हैं, बाजरा उगाया जाता है इस समय, कपास इस समय जिसको हम कॉटन बोलते हैं, तो जो ग्राउंड नट हैं, जो मूंगफली हैं वो भी उगाई जाती हैं इस समय। तो कुछ ये हमारी जो खरीफ क्रॉप हैं इनको लिए जो इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर को यूज़ किया जाएगा मानसून का ब्रेक होने की वजह से। तो ये जो रबी की क्रॉप को भी इफेक्ट करेगा, जो ग्राउंड वाटर है वो जो कंटिन्यू यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात की गई है कि फूड का जो प्रोडक्शन है वो कम होगा क्योंकि मानसून का पानी नहीं मिला, तो फूड का प्रोडक्शन कम होने की वजह से इन्फ्लेशन है वो हाई हो सकता है। ये यहाँ पे डिस्कस किया गया है मानसून ब्रेक के रिगार्डिंग में। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर। फिर से इसको बनाना पड़ा स्टूडेंट्स, तो हो सकता है कि थोड़ा जल्दबाजी की वजह से कुछ इन्फॉर्मेशन छूट गई हो, तो हो सकता है हम उसको बाद में कवर करेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।